सो लास्ट हमने बेसिकली जो गियर ट्रेन वाला टॉपिक था एटलीस्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे जो भी गेट में आए थे, ठीक है। एंड लास्ट हमने आई थिंक रिलेटिव वेलोसिटी मेथड बेसिकली डिस्कस किया था, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड डिस्कस किया था, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड आई थिंक क्वेश्चन दिया था, वो हो गया होगा सबसे। क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, कम हो गया वो। यस और नो, क्वेश्चन हो गया वो। आंसर 5/3 समथिंग कुछ आ रहा है शायद, 5/3। एफ का वेलोसिटी निकालना था ना, एफ का एंगुलर वेलोसिटी। आप लोगों के आंसर क्या क्या आ रहे हैं, एक बार बता दो आंसर क्या आ रहा है। आप लोगों के आंसर क्या क्या आ रहे हैं, एक बार अपने आंसर एक बार बता दो, क्या क्या आंसर आ रहे हैं। पहले बताओ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है। हाँ, 6.7। 6.7 किसका, एफ का वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। बी का 6.7, नहीं नहीं नहीं, 6.7 नहीं आ रहा, 4/7 समथिंग है। 4/7, ठीक है। तो ये दिस इज योर आर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म, फिर देन ये बी, सी गया डी, ई, एंड दिस इज एफ, ठीक है। 30 टी इसमें है, 20, 35, डी 15, 20, ठीक है। क्वेश्चन यही था ना, सेम। कुछ डाटा तो चेंज नहीं है ना इस क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेना जो दिया था आप लोगों को क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के डाटा में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। शायद मे भी उसकी वजह से आंसर अलग आ रहा हो सकता है। हाँ सेम है ना, ठीक है चलो, सेम है तो फिर ठीक है चलो, ठीक है। और हमें शायद ओमेगा ऑफ आर्म दिया था 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्लॉकवाइज, ये चीजें मैं गिवन थी, ठीक है।
देखो हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सपोज मुझे लिखना बी के लिए, तो ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, करेक्ट। देखो बी एंड डी का आपस में मैचिंग हो रहा है, बीच में आपका आर्म है, ठीक है। तो इसको मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, अच्छा बी एंड डी का मैचिंग एक्सटर्नल हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन होगी आपकी डिफरेंट, तो माइनस साइन आप पुट करोगे यहाँ पे, माइनस साइन हो जाएगा टी डी बाई टी, टी डी बाई टी, करेक्ट, ये चीज क्लियर है। अच्छा एक और चीज आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि ये वाला जो चीज है, गियर डी की बात करो एंड गियर सी की बात करो, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट, ठीक है, तो ये कंपाउंड गियर है बेसिकली, गियर डी एंड गियर सी बोथ आर द कंपाउंड गियर, सेम ही शाफ्ट के ऊपर है तो वेलोसिटी विल बी सेम, ठीक है, ये चीज। अच्छा इसके अलावा और मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ वो चीज पहले मैं लिख रहा हूँ, पहले ओमेगा सी विद रिस्पेक्ट टू आर्म डिवाइडेड बाय ओमेगा ई, ठीक है, ओमेगा ई बाय ओमेगा ई विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, तो अगेन एक्सटर्नल मैचिंग, तो माइनस टी ई डिवाइडेड बाय टी सी, करेक्ट, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यूज गिवन है, देखो टीथ तो मुझे सारे गिवन है, वेलोसिटी मुझे किसका गिवन है, सिर्फ आर्म का गिवन है, ठीक है। टीडी बाई टीवी होगा ना। और हाँ ये वाला चीज टी टी डी बाई टी है, थैंक यू, टी डी बाई टी, टी डी बाई टी बी, हाँ ठीक है। तो आप देखोगे वेलोसिटी इसका गिवन है, सिर्फ आर्म का गिवन है, ठीक है, टी तो हमें सब गिवन है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, देखो ये लेट सपोज इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप 2 को सॉल्व करने जाओगे तो ओमेगा सी नहीं पता आपको, ई चलो पता आपको फिक्स है तो वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं पता, ठीक है, वो चीज है। और यहाँ पे आप देखोगे ओमेगा बी एंड डी, ठीक है, ओमेगा बी एंड डी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी एंड डी और इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। देखो कैसे, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या है, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा था, मल्टीप्लाई करा ओमेगा सी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओमेगा ई विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज आ जाएगा, और यह माइनस दोनों चीज मल्टीप्लाई होगा तो खैर पॉजिटिव होना ही है, टी डी बाई टी वी। देखो मल्टीप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, जस्ट ये चीज आप समझ लें, टी ई बाई टी सी, ठीक है, दिस आर द नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था क्योंकि आपको पता है या जब डी की बात करते हो या सी की बात करते हो कंपाउंड है वो दोनों टेल्स, तो वेलोसिटी विल बी सेम, तो ये चीज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग वैल्यू विल बिकम ओनली, कि बचेगा क्या है, इसको सॉल्व करते हो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचने वाला है, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय ओमेगा ई विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू व्हाट, टी डी बाई टी वी मल्टीप्लाइड बाई टी ई बाई टी सी, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर, ये चीज समझ में आई सबको, मल्टीप्लाई क्यों करा है, देखो अल्टीमेटली क्या करना था आपने, फिर वहां से सी का वैल्यू निकाल के फिर इसमें रखते डी की जगह, फिर वो सब चीजें थी, बेटर है कि आप मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज गेयर सी एंड डी आर द कंपाउंड गेयर्स, बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट, ठीक है, इस वजह से वो चीज हमने कैंसिल आउट कर दी, ठीक है। अब देखो आपके पास सारे टीथ अवेलेबल हैं, अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप लिखोगे ओमेगा बी माइनस ओमेगा ऑफ ए, ठीक है, नीचे आएगा ओमेगा ऑफ ई माइनस ओमेगा ए, ठीक है, ये चीज आने वाली है, और यहाँ पे तो सिर्फ टीथ आपके पास सारे अवेलेबल, टी डी का वैल्यू है आपका 15, 15/20 हो जाएगा, 15/20, ठीक है, 15/20, और ये है आपका टी ई बाई टी सी, मतलब 20/35, 20/35, ठीक है। ओमेगा बी का वैल्यू अगर आप देखोगे, ओमेगा बी का वैल्यू हमें निकालना, ओमेगा ए का वैल्यू है 1, हमें कितना वैल्यू दे रखा है 1, अच्छा 1 आपको दिया क्लॉकवाइज, ठीक है, वो चीज ये चीज, ये तो जीरो है आपका, दिस इज 1, ठीक है, ये चीज तो सॉल्व करोगे फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा बी का वैल्यू बताओ जरा क्या है,
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा बी? ओमेगा बी का वैल्यू क्या आने वाला है ना? 4/7, यस करेक्ट। एंड देखो 4/7, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव आंसर मिला, इट मीन्स व्हाट कि क्लॉकवाइज है, ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि क्लॉकवाइज दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज आंसर है, ठीक है। पॉजिटिव आने का मतलब ये था कि क्लॉकवाइज। और अगर आपको लेट सपोज ओमेगा एफ निकालना है, ओमेगा एफ निकाल के बताओ जरा क्या है ओमेगा एफ, ओमेगा एफ निकालो जरा। नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है क्या? नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा। 4/7 तो पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आयुष अपना चेक करो एक बार, ठीक है ठीक है। ओमेगा एफ एक बार कैलकुलेट करो। क्लॉकवाइज दिया ना, तो इट विल टेक, वी विल टेक पॉजिटिव साइन। डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा क्या मतलब, बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे इसको सॉल्व करके आंसर आपका, राइट साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा। यार इसको सॉल्व करो एक बार। ओमेगा बी का वैल्यू 4/7 आ रहा है बाकी लोगों का। आ रहा है 4/7 पॉजिटिव। अरे छोड़ो, ये छोड़ो, आप ओमेगा एफ का वैल्यू निकालो। ओमेगा एफ का वैल्यू निकालो, ओमेगा एफ क्या होगा? 5/3 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, 5/3 पॉजिटिव आ रहा क्लॉकवाइज, यस करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो कुछ किया, ई विद रिस्पेक्ट टू आर्म एंड एफ विद रिस्पेक्ट टू आर्म निकाल लो, सॉल्व कर लो वहां से सिंपल, ठीक है। आपको सॉल्व करना है तो ओमेगा ई विद रिस्पेक्ट टू आर्म डिवाइड बाय ओमेगा एफ विद रिस्पेक्ट टू आर्म माइनस टी एफ बाई टी ई, यहाँ से सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। वो ओमेगा एफ का भी 5/3, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो आई थिंक मेथड आप सबको क्लियर हो गया कि कैसे बहुत ही सिंपल अप्लाई करना। प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन ट्राई किए होंगे आप लोगों ने, तो मे भी शायद आपको पता होगा कि बहुत सिंपल तरीके से आप प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर देन नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं फिर इसके बाद टॉपिक फ्लाईव्हील, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फ्लाईव्हील है। अब फ्लाईव्हील की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, फ्लाईव्हील है क्या, होता क्या है फ्लाईव्हील, ठीक है। हो- किसको हम फ्लाईव्हील बोलते हैं बेसिकली? ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, ठीक है, बट क्या पर्पस है,
क्यों हम फ्लाईव्हील को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो फ्लाईव्हील होता क्या है एंड क्यों यूज कर रहे हैं हम, ये हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, एनीवन, फ्लाईव्हील क्या होता है बताओ, क्या बोल सकते हैं फ्लाईव्हील को। अच्छा, कहाँ का लगा, ऑटोमोबाइल छोड़ो, उसके अलावा कहाँ का आपने देखा है। काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज, हाँ ठीक है। विपिन, ठीक है ठीक है, आपने व्हाट्सएप सेंड किया क्या मुझे भी। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, अभी करेंगे। ओके ओके, यस वी विल डिस्कस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज एक तो आपका बेसिकली ऑटोमोबाइल्स में होता है, और उसके अलावा और कहाँ पे होता है, और कोई जगह, ऐसे कोई जगह दिखा है अपने एप्लीकेशन फ्लाईव्हील का, ऑटोमोबाइल्स को छोड़ के। हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली, सूर्य प्रकाश, करेक्ट करेक्ट, स्लाइड में सी। देखो, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज की, आपको एक बात सबसे पहले ये समझनी है। देखो पहले हम लिख लेते हैं कि बेसिकली इट इज एक्टिंग एज अ रिजर्वायर। ठीक है, ये बात सही है कि क्या है, एक्टिंग एज अ, एक्टिंग एज अ रिजर्वायर, बट एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, एक्टिंग एज अ एनर्जी रिजर्वायर फॉर स्टोरिंग एंड रिलीजिंग द मैकेनिकल एनर्जी, फॉर स्टोरिंग एंड रिलीजिंग मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलो समझ में आ रहा है, एनर्जी रिजर्वायर है जो स्टोर कर रहा है एनर्जी, बट क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें स्टोरेज डिवाइस की, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस की जरूरत क्यों है हमारे पास बेसिकली, ये बताओ इसका रीजन क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें एक स्टोरेज डिवाइस की। 4 out of 4, only one is power store। यस करेक्ट, ये आपने बोला ऑटोमोबाइल का एग्जांपल। बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है 4 स्ट्रोक है आपका इंजन, लेट्स सपोज, तो आपको क्या है, एक ही स्ट्रोक में बेसिकली पावर मिल रही है, मतलब आपको जो पावर बेसिकली जो भी आपको एनर्जी मिल रही है फॉर डूइंग सम वर्क, वो एक ही स्ट्रोक में मिल रही है, बाकी स्ट्रोक में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इट मींस व्हाट कि आपका एक ही स्ट्रोक में पावर मिला, बस बाकी में कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या है ये, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब ऑब्वियसली बात है, आप ऐसी कोई व्हीकल को ऐसे रन नहीं कर पाओगे कि एक ही स्ट्रोक में पावर मिल रहा है, आप जा रहे हो, ठीक है, आपकी गाड़ी लेट्स सपोज गाड़ी चल रही है, ठीक है, और जैसी पावर स्ट्रोक आया तो एकदम से जर्क लगा, आगे मूव करिए, फिर क्या हुआ, फिर आपने पावर स्ट्रोक अगेन वेट किया, फिर जर्क लगा, फिर आगे गए। तो कभी ऐसा मोशन तो पॉसिबल हम चाहेंगे नहीं कि ऐसा हो, तो ऑब्वियसली बात है कंफर्टेबल ही नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि यूनिफॉर्म आपको पास पावर मिलते रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में आपको पावर मिल रही है, कुछ टाइम पे नहीं मिल रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म जो है ना, नॉन यूनिफॉर्मिटी है जो पावर में, वो चीज को हमें रिड्यूस करना है, उस चीज को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये चीज है। अब कुछ केस में क्या होता है, आपको पावर मिल रही है कंटिन्यूस, बट आपको रिक्वायरमेंट कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल पे ही है। ऑब्वियसली बात है, देखो आप, ऑटोमोबाइल का केस क्या है कि आपको पावर जो इनपुट है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, बट आपको आउटपुट में कैसा चाहिए, यूनिफॉर्म। समझ में इस बात को, इनपुट क्या मिल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, आउटपुट क्या चाहिए आपको, यूनिफॉर्म। ठीक है, बट कुछ केस ऐसे हैं जहां पे आपको पावर मिल रही है यूनिफॉर्म, पावर मिल रही है आपको यूनिफॉर्म, इनपुट जो मिल रहा है, इनपुट जो मिल रहा है आपको यूनिफॉर्म है, बट आउटपुट में आपको नॉन यूनिफॉर्म चाहिए।
ठीक है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपका यूसेज है। ऐसा कोई एग्जांपल, ऐसा कोई एग्जांपल बताए जहां पे इनपुट आपका जो है वो यूनिफॉर्म है, बट आउटपुट जो हमें रिक्वायरमेंट है आउटपुट की वो है नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा कोई एग्जांपल? पंचिंग, यस यस करेक्ट, पंचिंग। पंचिंग हो गया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, पंचिंग। तो क्या हो रहा है कि आपका जो पंचिंग मशीन है बेसिकली वो किससे कनेक्टेड है? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड है। वहां तो यूनिफॉर्म टॉर्क मिल रहा है आपको, ठीक है। वहां पे जो इनपुट है वो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म है, वेरी नहीं कर रहा है, कोई भी वेरिएशन नहीं होने वाला है। बट होता क्या है कि जब मुझे पंचिंग है तो मुझको ऑल टाइम पे पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट मोमेंट पे पंचिंग हो रहा है उस मोमेंट पे मुझे पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उस वक्त मुझे एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। बाकी जब वो रिटर्न कर रहा है तब मुझे उतना पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पावर का मोस्ट ऑफ द यूसेज का है जब वो एक्चुअली में पंचिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज है। फ्लाईव्हील का काम सिर्फ इतना है, देखो ऑटोमोबाइल्स के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे, सिंपली हम ये देखेंगे फ्लाईव्हील का काम सिर्फ ये नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म बनाना या फिर यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म बनाना, दोनों ही जगह बेसिकली यूज होता है। जो एनर्जी है, इनपुट एनर्जी, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उसको यूनिफॉर्म कर देगा, एंड अगर यूनिफॉर्म आपको मिल रहा है तो आप उसको नॉन यूनिफॉर्म बनाना चाहते हो तो भी फ्लाईव्हील आपका काम करेगा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोबाइल हमेशा नहीं देखें, सिंपली जस्ट वो क्या कर रहा है, आपका वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, बेसिकली यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक बेसिक फंडामेंटल है फ्लाईव्हील का। बात अलग है, हम हमेशा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही चीज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट बेसिक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है ना। देखो ऑब्वियसली बात है, देखो जब आपको नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है ना तो क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रोक में, सिर्फ फोर आपने बोला कि 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक है, तो उस वक्त जो एनर्जी मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो एक्सेस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील, एक्सेस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग एनर्जी है उससे आपका इंजन चल रहा होगा, तो जो एनर्जी एक्स्ट्रा स्टोर हुई है वो बेसिकली यूटिलाइज हो रही होगी इन द रिमेनिंग 3 स्ट्रोक जहां पे कोई भी एनर्जी आपको नहीं मिल रही है, करेक्ट। करेक्ट, वही चीज। अब जैसे पंचिंग होल्स की वाली बात करी हमने, आपको कांस्टेंट पावर मिल रहा है, आपको कांस्टेंट पावर मिल रहा है, बट आपको एक सर्टेन टाइम में आपको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो होगा कि जिस देखो बाकी जिस मोमेंट में आपका क्या होगा, जिस मोमेंट में आपको मेन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आपका जो पंचिंग जो पंच है, जो जिस हिसाब से पंचिंग कर रहे हो वो जो टूल है बेसिकली, वो जब रिटर्न कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस वक्त पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही होगी आपको फ्रॉम द इनपुट वो स्टोर हो रही है, एंड वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो बेसिकली यूटिलाइज होगी कब, जब आप एक्चुअल में पंचिंग कर रहे हो, ठीक है। तो जस्ट आप टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, बट वो है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, वो चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्लाईव्हील लाने से आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, वो सब नहीं है, बस आपका डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का। तो यूनिफॉर्म है और मुझे नॉन यूनिफॉर्म चाहिए तो मैं फ्लाईव्हील यूज करूंगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म है और मुझे यूनिफॉर्म चाहिए तो मैं फ्लाईव्हील यूज करूंगा, ठीक है। तो फ्लाईव्हील की हेल्प से आप कर सकते हो क्या, अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करता हूँ तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाता है थ्रू आउट द साइकिल, क्योंकि 4 स्ट्रोक में से सिर्फ एक ही पावर स्ट्रोक, पावर तो एक ही बार मिलनी है, बाकी 3 में क्या हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस पावर को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी उसको स्टोर करना पड़ेगा सो दैट मैं उसको यूज कर पाऊँ रिमेनिंग 3 स्ट्रोक्स में, ठीक है। तो ये चीज होती है। देखो कैसे, दो केसेस कैसे हैं, यहाँ पे जस्ट एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। दो केसेस कैसे हो सकते हैं, लेट सपोज ये आपके पास सिस्टम है कोई, ऐसे लिख लेते हैं 2 कैटेगरीज ऑफ फ्लाईव्हील, 2 कैटेगरीज ऑफ फ्लाईव्हील, ठीक है। 2 कैटेगरीज ऑफ फ्लाईव्हील। तो फर्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो देखो लेट सपोज दिस इज आवर सिस्टम,
दिस इज योर सिस्टम, ठीक है। एंड यहाँ आप इनपुट दे रहे हो, ये आपका आउटपुट, ठीक है। ये इनपुट है, आउटपुट है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट जो है, इनपुट क्या है आपके पास, लेट्स सपोज इनपुट इज योर फ्लक्चुएटिंग पावर इनपुट। ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, इसका नेचर क्या है, फ्लक्चुएटिंग, करेक्ट। और हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट पावर, ठीक है, हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट पावर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लाईव्हील। तो फ्लक्चुएटिंग नेचर से कांस्टेंट चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूज फ्लाईव्हील। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, इट इज पॉसिबल, it is possible with the help of flywheel. It is possible with the help of flywheel. With the help of flywheel, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे, आईसी इंजन, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, बेसिकली आईसी इंजन से बेटर ऑटोमोबाइल्स हम ऐसे लिखते थे, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स बेसिकली, देखो ये दिक्कत कहाँ पे नहीं आती, जो आपकी इलेक्ट्रिक कार्स होती है वहां पे तो ये कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि वहां तो डायरेक्टली मोटर लगाया हुआ है, ठीक है। वहां पे आपको जो पावर मिल रहा है वो तो कांस्टेंट ही मिल रहा है, ठीक है। वो टोटली डिफरेंट चीज है। यहाँ पे आप एक आईसी इंजन यूज कर रहे हो जहाँ पे आपका 4 स्ट्रोक साइकिल समथिंग चल रहा है, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीज है। जब इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं वहां तो आपका डायरेक्टली मोटर आपकी कनेक्ट कर रखी है व्हील्स पे, ठीक है। तो वहां तो आपको कांस्टेंट पावर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स बेसिकली कौन सा, आईसी इंजन, ठीक है। तो एक कैटेगरी तो ये होगी। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि आपका क्या हो, कांस्टेंट नेचर हो इनपुट का और आपको फ्लक्चुएटिंग या डिसकंटिन्यूअस चाहिए, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग या डिसकंटिन्यूअस नेचर चाहिए, तो भी वो पॉसिबल किसकी हेल्प से होगा, फ्लाईव्हील की हेल्प से, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी हो सकती है हमारे पास वो ये, लेट्स सपोज दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है। दिस इज योर इनपुट, this is output, and if the input is of what, constant nature, and you require the discontinuous nature output पे, ठीक है। क्योंकि आपका जो एनर्जी का यूसेज है कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल पे ही है, बाकी जगह नहीं है। बट मोटर ऐसा थोड़ा ना कि आपको वो बीच बीच में रुक जाएगी, वो तो कॉन्टिन्यूसली रन कर रही है, वो तो कॉन्स्टेंटली पावर दे रही है। तो जो एक्सेस एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर है, वो फ्लाईव्हील बेसिकली स्टोर करेगा एंड वो यूटिलाइज करेगा जब आपको एक्चुअल में पंचिंग करनी होती है, क्योंकि एक्चुअल में जब पंचिंग करेंगे तो ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। वो चीज है यहाँ पे। तो कांस्टेंट से डिसकंटिन्यूअस अगर आपको चाहिए ऐसा, तो इट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्लाईव्हील। वही चीज, इट कैन बी पॉसिबल, it can be possible with the help of flywheel. With the help of flywheel, ठीक है। करेक्ट एग्जांपल आपका हो गया पंचिंग, पंचिंग प्रेस, जैसे आपका जहाँ पे पंचिंग बेसिकली हो रही होती है। कि पावर सप्लाई कौन कर रहा है, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर पावर सप्लाई कर रही है, तो वहां से तो कांस्टेंट आपको मिलने वाला है, करेक्ट। ये चीज क्लियर हो। तो बेसिकली अगर विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोबाइल्स पर्सपेक्टिव से बात करूं मैं, आईसी इंजन के पर्सपेक्टिव से, तो क्या हो रहा है कि फ्लाईव्हील मेक्स इट पॉसिबल व्हाट, कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अवेलेबल एनर्जी थ्रू आउट द साइकिल,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लाईव्हील वी गेट द यूनिफॉर्म पावर। ठीक है, इनपुट हमें डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ फ्लाईव्हील वी मेक इट द यूनिफॉर्म, विल मेक दैट डिसकंटिन्यूअस पावर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेसिकली यूनिफॉर्म, उसको हम यूनिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें उसको रिड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है आपकी। तो फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्टिव है एट द आउटपुट एंड, हमारा जो डिजायर्ड नेचर है मोशन का, वो हमें चाहिए कॉन्टिन्यूस इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इन केस ऑफ पंचिंग वी रिक्वायर द डिसकंटिन्यूस। ठीक है, वो चीज है, करेक्ट, ये बात क्लियर है। तो रिक्वायरमेंट क्यों है ऑटोमोबाइल्स में, पंचिंग में, वो आपको क्लियर हो गया। फिर देन फ्लाईव्हील की बात आती है, तो फ्लाईव्हील बेसिकली एक्ट क्या कर रहा है, एज अ रिजर्वायर, वो एज अ रिजर्वायर आपका एनर्जी स्टोर कर, एनर्जी कब स्टोर कर रहा है, जब एक्सेस एनर्जी है बेसिकली। ठीक है, उस एक्सेस एनर्जी को बेसिकली वो स्टोर कर रहा है, एंड उसी को फिर यूटिलाइज किया जा रहा है अदर टाइम पीरियड में। ठीक है, अदर टाइम पीरियड में बेसिकली उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो एक तो बात होगी कि स्टोर कर रहा है, ठीक है, फिर देन क्या, फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर रहा है, इलिमिनेट नहीं कर सकता है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, देयर विल बी सम नॉन यूनिफॉर्मिटी, बट डेफिनेटली इट विल रिड्यूस। ठीक है, तो पावर जो आपको मिल रहा है एट द आउटपुट, उसको, उसमें जो फ्लक्चुएशंस है उसको वो बेसिकली रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको। तो यहाँ पे हम एक चीज ऐसे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख लेंगे, flywheel is used flywheel is used, फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, टू स्टोर मैकेनिकल एनर्जी ठीक है, टू स्टोर मैकेनिकल एनर्जी, टू स्मूथ द, and second to simply it reduces the fluctuations, it reduces, it reduces the fluctuation, it simply reduces the fluctuations, it reduces the simply the fluctuations। ठीक है, इस वजह से, करेक्ट। तो गवर्नर से कैसे डिफरेंट है फ्लाईव्हील, हाउ फ्लाईव्हील इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर। ठीक है, फ्लाईव्हील से कैसे डिफरेंट है गवर्नर, कोई बताए कैसे डिफरेंट है। हाउ फ्लाईव्हील इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नर। ठीक है, बताओ फ्लाईव्हील गवर्नर से कैसे डिफरेंट है। Governor regulate the speed used to maintain during loading and unloading. Governor used to maintain speed during loading and unloading in particular time period. फ्लाईव्हील कंटिन्यूस काम करता है गवर्नर लिमिट के बाद। हाँ, फ्लाईव्हील जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, बात ठीक है, करेक्ट। देखो गवर्नर का रोल कब आता है, गवर्नर का रोल तब आता है जब आपके लोड में फ्लक्चुएशंस हो, लोड में फ्लक्चुएशंस हो, और जो लोड में फ्लक्चुएशन है वो बेसिकली एक्सटर्नल टू द सिस्टम है। ठीक है, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, लोड में फ्लक्चुएशन मतलब आपके जो ऑटोमोबाइल है उसमें कितना बेसिकली लोड है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका इंजन है प्रॉपरली, लेट सपोज, ठीक है, फॉर अ गिवन लोड वो स्ट्रोक पावर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड आपका स्मूथली आपका इंजन जो बेसिकली ऑटोमोबाइल है, ट्रक, कार, कुछ भी, वो मूव कर रहा है कंटिन्यूसली।
सडनली अगर आप उसमें से कुछ लोड को रिमूव कर रहे हो, इट मीन्स व्हाट, आपको पता है कि उसका स्पीड बेसिकली इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि जो लोड, जिस लोड के वो पावर प्रोड्यूस कर रहा था उसमें वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, अब उसी लोड को आपने कुछ रिमूव कर दिया, तो डेफिनेटली देयर इज डिक्रीज इन द लोड। अब लोड डिक्रीज हुआ है तो जो पावर प्रोड्यूस होगी, अब वो तो प्रीवियसली जो लोड था उसके कंपैरिजन में चल बन रही थी, तो अब कहीं ना कहीं वो पावर ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा पावर से होगा क्या, स्पीड डेफिनेटली आपको इंक्रीज करेगा, पावर जो होगी आपका एक्स्ट्रा उसकी वजह से आपका स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, तो वो फ्लक्चुएशंस आ जाए, वो फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे, एंड वही फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है गवर्नर बाय रेगुलेटिंग व्हाट, द फ्यूल सप्लाई, बाय रेगुलेटिंग द फ्यूल सप्लाई, क्योंकि स्पीड बढ़ा ना तो फ्यूल सप्लाई थोड़ा सा कम, फ्यूल सप्लाई कम कर दिएगा। अब लेट सपोज लोड ज्यादा हुआ तो आपका स्पीड कम है तो फ्यूल सप्लाई बढ़ाया गया, बेसिकली फ्यूल सप्लाई बढ़ाया तो बेसिकली इंजन स्पीड आगे और बढ़ा, तो governor is used to just regulate the fuel supply according to the load so that there will not be any fluctuations in the speed। ये बात समझ में आई, पहले बताओ गवर्नर का बेसिक पर्पस क्या है, जब भी लोडिंग की वजह से बिकॉज ऑफ द लोड्स फ्लक्चुएशंस आएंगे स्पीड में, तो गवर्नर क्या रेगुलेट करेगा, द फ्यूल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई को वो रेगुलेट करेगा, फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करेगा सो दैट आपका स्पीड में जो चेंजेस है वो विद इन द लिमिट्स रहे, वो क्या है विद इन द लिमिट्स रहे, ठीक है, ये चीज, तो आपकी स्पीड को वो एक कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्या जैसे एग्जांपल दिए, आपका ट्रक है कोई भी कार है उसमें सडनली आपने लोड रिमूव करके, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड अप हो जाएगा गाड़ी, आपका जो गाड़ी है ऑटोमोबाइल है वो क्या होगा बेसिकली स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड उसका इंक्रीज हो जाएगा, तो गवर्नर कैसे कंट्रोल करेगा उस इंक्रीज इन स्पीड को, बाय डिक्रीजिंग द फ्यूल सप्लाई, तो ऑब्वियसली बात है वो दोबारा से अपने इनिशियल स्पीड में आ चुका होगा, तो उसको कहीं ना कहीं कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, स्पीड को, तो रेगुलेट क्या कर रहा है फ्यूल सप्लाई को, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेगुलेशन ऑफ द फ्यूल सप्लाई स्पीड विल बी इन द लिमिट्स, ठीक है, तो कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट फ्लाईव्हील की हम बात करें तो वो फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर रहा है, जो पावर में एनर्जी में जो फ्लक्चुएशंस है उसको चेंज कर रहा है वो बेसिकली, ठीक है, फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर रहा है बेसिकली वो चीज, तो पावर में फ्लक्चुएशंस होंगे जैसे जैसे, तो उसके अकॉर्डिंगली स्पीड में भी फ्लक्चुएशंस होंगे, करेक्ट, तो वही चीज है हमने क्या बोला, स्टोर्स द मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड वन इज व्हाट, इट रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशंस, इट रिड्यूसेस व्हाट द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड, इसमें हम आगे लिख लेते हैं फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड विद इन द साइकिल, ठीक है, ये जो कहानी है फ्लाईव्हील की विद इन द साइकिल, विद इन द साइकिल, विद इन द साइकिल जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड इसमें आगे लिख लेना इट डज नॉट मेंटेन, it does not maintain, it does not maintain the constant speed, it does not maintain constant speed, करेक्ट, ये चीज देखो कैसा होता है हमारा पावर, लेट सपोज एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं चीजें, ठीक है, लेट सपोज कुछ इस तरीके से, जस्ट एक रैंडम डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, तो ये तो है आपका इनपुट पावर का ग्राफ, जो इनपुट पावर है आपका, ठीक है, ये इनपुट है, लेट सपोज दिस इज योर पावर, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका पावर का वेरिएशन ऐसे हो रहा है, बट वी वांट द पावर टू बी कांस्टेंट और द यूनिफॉर्म, ठीक है, लेट सपोज हमें पावर ऐसा कुछ चाहिए, लाइक दिस, ठीक, सो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट पावर, ठीक
दिस इज आवर रिक्वायरमेंट आउटपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है जो वेरिएशन है। ठीक, आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। देखो ये जो ग्राफ बनाया गया है दिस इज फॉर द इनपुट पावर, आपका ये ऐसे वेरी कर रहा है। अब हम जो ऑटोमोबाइल रन कर रहे हैं इस ग्राफ, ये जो इनपुट पावर है इसके बेसिस पर हम रन करेंगे तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट होगा, पॉसिबल ही नहीं है उसको रन करना। ठीक है ना, ये जो वेरिएशन दिख रहा है ये चीज, आउटपुट पावर ये है मेरा, मुझे इस आउटपुट में मुझे ये पावर चाहिए, मतलब दिस पावर, दिस मच पावर इज रिक्वायर्ड टू रन द ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो मुझे इतना, ये डॉटेड लाइन बनाया है ना बेसिकली, ये क्या है, दिस इज द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू रन द ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखोगे तो आपका पावर कम है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखोगे तो पावर ज्यादा है। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखोगे तो पावर फिर भी क्या है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पावर कम होगी फिर से। तो एक्चुअल जो आपको इनपुट मिल रहा है, तो यही जो वेरिएशन है इसी को तो हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, सो दैट, क्योंकि ये वेरिएशन आप रिड्यूस नहीं करोगे तो देयर विल बी फ्लक्चुएशंस इन द स्पीड, देयर विल बी फ्लक्चुएशंस इन द स्पीड, एंड ऑब्वियसली बात है ये सब कब हो रहा है, एक पर्टिकुलर साइकिल में। ठीक है, फॉर वन पर्टिकुलर साइकिल। ठीक है, फॉर वन साइकिल, लेट्स सपोज ये जो डायग्राम बना है फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए हमने ड्रॉ किया ये। ठीक है, ये चीज, ये जो पार्ट है इतना हमारा, इसको हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर डायग्राम के लिए ही ड्रॉ किया, मतलब एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए। ठीक है, ये चीज, आई थिंक ये चीज आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा कि हाँ, ये बेसिकली फ्लाईव्हील का हमारा यूसेज है कि इस तरीके से हम फ्लाईव्हील को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा फ्लाईव्हील लगा कहाँ पे होता है, अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो कहाँ पे लगा होता है फ्लाईव्हील? यस, क्रैंकशाफ्ट में, क्रैंकशाफ्ट में लगा होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गियर बॉक्स से पहले लगा होगा, गियर बॉक्स के बाद? क्लच से पहले कि क्लच के बाद? पक्का, सबसे पहले हमारा ये लगेगा। इंजन और क्लच के प्लेट के बीच में, यस आंसर, करेक्ट करेक्ट। हाँ, मतलब क्रैंकशाफ्ट सबसे पहले आपका फ्लाईव्हील, देन क्लच, फिर देन गियर बॉक्स बेसिकली। ठीक है, तो अच्छा, जैसे ये जो बनाया ना साइकिल, दिस इज फॉर द आईसी इंजन ना, दिस इज फॉर आईसी इंजन, क्योंकि पावर, इनपुट पावर इज फ्लक्चुएटिंग, आउटपुट हमें कांस्टेंट चाहिए, तो ये आईसी इंजन का हो गया। ठीक है, आईसी इंजन। अगर आपको सिमिलर वे में बनाना है फॉर व्हाट, दूसरे के, जहाँ पे इनपुट तो कांस्टेंट है बट आउटपुट में हमें फ्लक्चुएशन चाहिए। ठीक है, आउटपुट में फ्लक्चुएशन चाहिए, देखो कैसे, उसके लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अ, उसको हम नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो जो टू कैटेगरीज है ना उन्हीं के साथ, तो आप ऐसा करना, हम क्या, चलो इसको आगे पीछे बना दिए, बट ये जो टू कैटेगरीज लिखी ना, तो ये फर्स्ट कैटेगरी आईसी इंजन, इसी के साथ साथ आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए, एंड दूसरा जो कैटेगरी उसके साथ ये वाला डायग्राम बनाना चाहिए। सो इट विल बी लाइक दिस कि ये पावर का हमारा हो गया एक्सेस, दिस इज पावर एंड दिस इज फॉर टाइम। ठीक है, इस तरीके से, तो लेट्स सपोज इस तरीके से आपका सिस्टम में वेरिएशन है, एंड आपको क्या चाहिए, एक, ठीक है, तो एक साइकिल की बात हो रही है यहाँ पे, बस आपको एक चीज नोटिस करना है कि इस बार
इस बार क्या है, दिस इज अवर इनपुट पावर, ये आपको इनपुट मिल रहा है, दिस इज इनपुट पावर, ठीक है। दिस इज व्हाट, आउटपुट पावर। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान से समझना यहाँ पे कि हो क्या रहा है। देखो, जब आपका पंचिंग है, पंचिंग हो रहा है, तो जो टूल है बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है ड्यूरिंग द ट्रेवल ऑफ द योर टूल फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन जब वो आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है, ठीक है, तो उस वक्त उतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस टूल को ऑब्जेक्ट तक लेकर जाना, तो उस वक्त एनर्जी का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही वो अप्रोच करता है अपने कंपोनेंट की तरफ, वर्क पीस की तरफ जहां पे आपको पंचिंग करनी है, देन इट विल रिक्वायर मोर पावर, देन इट रिक्वायर मोर पावर। एंड जब आपका पंचिंग बेसिकली हो चुका होगा, देन आफ्टर रिटर्निंग ऑफ द टूल अगेन पावर रिक्वायरमेंट कम होगा। बट आपको एक इनपुट पावर जो मिल रहा है वो तो कांस्टेंट मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, वो तो कांस्टेंट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वहां तो कांस्टेंट पावर का आपको मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि आपका इनिशियली पावर का रिक्वायरमेंट कम था, तो उसने कुछ स्टोर कर लिया फ्लाईव्हील ने, ठीक है, इट्स सपोज। एंड ड्यूरिंग द आउटपुट यू रिक्वायर मोर पावर, सो वो इनपुट जो पावर स्टोर हुआ था अभी ड्यूरिंग इस फेज में, क्योंकि यहाँ तो आपको कम चाहिए, ठीक है, तो बिल्ड ज्यादा रहा है, तो स्टोर किया बेसिकली, तो वो यहाँ पे बेसिकली यूटिलाइज हुआ। अगेन व्हाट की जब रिटर्न हुआ अगेन आपका पावर ज्यादा है, तो जो पावर एक्सेस में है वो सब स्टोर कौन कर रहा है, फ्लाईव्हील, ठीक है। तो सेम फंडा यही वाला है, यहाँ पे तो बस डिफरेंट क्या था कि इनपुट में फ्लक्चुएशंस थे कुछ, आउटपुट हमें कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। जब पंचिंग मशीन की बात करते हो, तो पंचिंग मशीन के केस में आपको मिल जो रहा है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर वो कांस्टेंट है, इनपुट जो मिल रहा है वो कांस्टेंट है, बट आपको जो चाहिए उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन है, वहां डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, वहां पे बेसिकली डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि दो जो कैटेगरीज है हमारे मशीन की, ठीक है, जहाँ पे हमारा फ्लाईव्हील बेसिकली यूज होता है। तो ठीक है, तो ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ऐसा ये चीज लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल पर्पस, प्रेस पंचिंग, ठीक है, ये चीज करेक्ट, हाँ ठीक है। अच्छा, जो फ्लाईव्हील होता है ऑटोव्हील्स की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लाईव्हील जो है बेसिकली जो एलिमेंट है वो, जो एलिमेंट है फ्लाईव्हील वाला पार्ट, वो बेसिकली आपका गियर जैसा होता है, करेक्ट है बात, मतलब उसमें गियर टूथ्स होते हैं, ये चीज आपको मालूम है ना, करेक्ट, बिल्कुल। तो होता क्या है, देखो इस पॉइंट को आप सबसे पहले इसको एक्स्ट्रा नोट कर लेना इस चीज, क्योंकि आपको पता है ना कि देखो पावर तो आपको तीसरे थर्ड स्ट्रोक में मिला ना, पावर तो आपको तीसरे स्ट्रोक में मिला, तो बाकी के तीन स्ट्रोक को जो चल रहा है विदाउट पावर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, वो चल कहां से रहे, एक चीज बताओ, वो चल कहां से रहे, सक्शन, कंप्रेशन, देन पावर, देन एग्जॉस्ट। जो इनिशियली दो दो स्ट्रोक थे वो कहाँ हो गए, वो कैसे हो गए, किसकी हेल्प से हो गए, वो कौन करा रहा है उन स्ट्रोक्स को, है कहाँ से हो रहे हो, कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा, कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा एक्सटर्नल टू द सिस्टम जो हमने प्रोवाइड किया होगा, ठीक है, ठीक है। तो यस 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 यस, देखो फ्यूल, देखो जब तक एक्सपेंशन नहीं हुआ तो फ्यूल का तो कोई एनर्जी हमें मिला ही नहीं, ठीक है, देखो इसको अलग से नोट कर लेना एक पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हम आईसी इंजन लिख रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, ठीक है, फ्लाईव्हील
flywheel has gear teeth या सिंपली टीथ भी लिख सकते हो अराउंड इट्स पेरिफेरी, around its periphery, around its periphery. ठीक है, that allow the starting motor to engage and hence and hence start the engine. स्टार्ट द इंजन। ठीक है, ये चीज इंजन को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हम एक मोटर, बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर हम जो यूज कर रहे होते हैं, वो बेसिकली किसको रन करा रहा है? सबसे पहले फ्लाईव्हील को रन करा रहा है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट रोटेशन दैट्स व्हाई आपका पिस्टन का मूवमेंट। ठीक है, इनिशियली फर्स्ट दो स्ट्रोक के जो स्ट्रोक्स का जो मूवमेंट है वो आया कहां से? वो एक्सटर्नली हमने सप्लाई किया है। ठीक है, सक्शन कंप्रेशन ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली बात अपना आप नहीं होगा, कहीं ना कुछ तो एक्सटर्नल सोर्स रहेगा। तो वही चीज है, फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक मोटर विच रन्स द क्रैंकशाफ्ट, and because of that rotation of the crankshaft there will be the two strokes which will happen first। क्योंकि इंजन को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, देन पावर। तो सक्शन एंड कंप्रेशन विल बी डन बाय व्हाट? द एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैटरी, जो आपका मोटर है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिक मोटर है आपका, वो फ्लाईव्हील को टर्न कर रहा है, फ्लाईव्हील को बेसिकली मोशन सप्लाई कर रहा है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द फ्लाईव्हील। क्योंकि फ्लाईव्हील किस पे लगा है? क्रैंकशाफ्ट पे लगा है, तो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन आपका सक्शन कंप्रेशन कंप्लीट हुआ, देन आपका पावर मिला। तो एक बार पावर मिल गया, इंजन स्टार्ट हो गया, देन आपका फ्लाईव्हील कुछ एनर्जी स्टोर कर पाएगा। ठीक है, अंटिल अनलेस आपका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो फ्लाईव्हील कहां से एनर्जी स्टोर करेगा? ये बात क्लियर है? बताओ, यहां तक ये चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो फ्लाईव्हील स्टार्ट्स, इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, फ्लाईव्हील स्टार्ट्स ओनली व्हेन स्टार्ट स्टोरिंग energy only when engine starts and for that we have to start the इंजन स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग मोटर की जरूरत है। स्टार्टर मोटर या स्टार्टिंग मोटर हम बेसिकली बोलते हैं। फ्लाईव्हील स्टार्ट स्टोरिंग एनर्जी ओनली व्हेन द इंजन स्टार्ट। ठीक है, ओनली व्हेन इंजन स्टार्ट्स। ठीक है, तो इसमें आगे लिखना ना, फॉर दैट वी हैव स्टार्टर मोटर तो बेसिकली जो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बेसिकली क्या है? स्मॉल पिनियन है विच इज कनेक्टेड टू द फ्लाईव्हील। स्टार्टर मोटर, इसमें से लिखना है having small pinion which is connected to flywheel, ठीक है, ये चीज क्लियर? तो अच्छा, यहाँ तो एक चीज हमने लिखा नहीं कि
शाफ्ट जो फ्लाईव्हील इट इज माउंटेड ऑन व्हाट, ये भी लिख लेना। थर्ड पॉइंट, flywheel is mounted on crankshaft. Is mounted on crankshaft. ठीक है, माउंटेड ऑन क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। ठीक है, कि जो फ्लाईव्हील है कनेक्टेड किससे होगा, एक स्टार्टर मोटर से बेसिकली, जिसको आप पावर सप्लाई करो एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से। ठीक है, तो वो बेसिकली फ्लाईव्हील को टर्न करेगा। फ्लाईव्हील टर्न होगा तो ऑब्वियसली बात है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, तो क्रैंकशाफ्ट रोटेशन होगा। एंड दैट फ्रॉम दैट रोटेशन आपके जो इनिशियली जो दो स्ट्रोक है वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, सक्शन एंड कंप्रेशन, देन पावर विल स्ट्रोक विल बिगिन टू कम। ठीक है, तो जो पावर स्ट्रोक है बेसिकली वहां पे आपको एक्चुअल पावर मिल रहा है। ठीक है, वहां पे आपको एक्चुअल एक्सपेंशन की वजह से जो पावर इनपुट मिल रहा है वो मिलेगा। ठीक है, फिर देन आपका फिर वो चीजें आगे कंटिन्यूसली साइकिल बाय साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है जब आपको इंजन स्टार्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको इनिशियली सोर्स देना पड़ेगा ना, पहले दो स्ट्रोक के लिए कुछ ना कुछ तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज हो जाती है। एंड फ्लाईव्हील ओनली स्टोर एनर्जी इंजन स्टार्ट्स। ठीक है, जब इंजन ही स्टार्ट नहीं हो तो कहाँ से एनर्जी स्टोर करेगा फ्लाईव्हील। ठीक है, करेक्ट है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर। अच्छा, लास्ट एक फ्लाईव्हील एक्चुअली आपको शायद याद होगा, मैकेनिज्म हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था टॉर्क का, है ना, टर्निंग मोमेंट का, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के केस के लिए हमने कोई फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इसमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम। वी विल राइट द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम से पहले हम टर्निंग मोमेंट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो लास्ट हमने मैकेनिज्म में बेसिकली डेवलप किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है टर्निंग मोमेंट। आपको याद होगा फोर्स ऑफ द पिस्टन एफ पी, है ना, इनटू व्हाट, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, ऐसा कुछ आपके पास एक एक्सप्रेशन आ रहा था टर्निंग मोमेंट का। ठीक है, इस तरीके से दिस इज द रिलेशन फॉर द टर्निंग मोमेंट और द टॉर्क बेसिकली। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से तो हम इतनी बात समझ सकते हैं कि जो टर्निंग मोमेंट या तो टॉर्क है, इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट, द क्रैंक रोटेशन। थीटा इज व्हाट, द क्रैंक रोटेशन। थीटा क्या, आपका क्रैंक रोटेशन। थीटा इज व्हाट, द क्रैंक रोटेशन। करेक्ट, तो बेसिकली हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, मतलब टर्निंग मोमेंट और किसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे, क्योंकि फंक्शन है क्या आपका क्रैंक रोटेशन, तो क्रैंक रोटेशन के रेस्पेक्ट में हम इसका डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चीजें समझनी है। देखो कैसे, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली जो फोर स्ट्रोक जो हमारा साइकिल होता है उसमें कैसे फ्लक्चुएशंस हमें ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, हाउ द फ्लक्चुएशंस विल बी देयर। ठीक है, देखो, ठीक, देखो फ्लक्चुएशंस, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले।
ठीक है, दिस इज योर टर्निंग मोमेंट और द टॉर्क। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा और नीचे में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट है नीचे में, फिर देन थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, देन थोड़ा सा ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, फिर देन एकदम ये सडन राइज करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर थोड़ा सा सडन ही आपका नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। तो हो क्या रहा है, देखो अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे। फोर स्ट्रोक है, फोर स्ट्रोक मतलब व्हाट, टू रिवॉल्यूशंस, है ना, टू रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, वन कंप्लीट साइकिल इन्वॉल्व्स व्हाट, टू कंप्लीट रिवॉल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, है ना, ये चीज। तो आपको पता है कि लेट्स सपोज दिस इज जीरो, दिस इज व्हाट, दिस इज पाई। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई, दिस इज पाई। पाई के बाद फिर एक और, क्योंकि एक एक आपका होता रहेगा, जीरो से पाई आपका एक स्ट्रोक जाएगा, क्योंकि पिस्टन का एक स्ट्रोक व्हाट व्हाट इट मींस इन टर्म्स ऑफ क्रैंक रोटेशन 180 डिग्री। आपका टीडीसी से बीडीसी गया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, तो 180 डिग्री रोटेशन हुआ क्रैंक में। करेक्ट, वो चीज है। तो जीरो से पाई बेसिकली व्हाट, द सक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये चीज। तो जीरो से पाई, फिर टू पाई, फिर देन व्हाट आपका थ्री पाई। ठीक है, ये चीज को थोड़ा हमने ज्यादा बना दिया, इसको लाइन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस विल बी थ्री पाई एंड दिस विल बी फोर पाई, दिस विल बी फोर पाई। ठीक है, ठीक, टू पाई की जगह 270 डिग्री होना चाहिए। आयुष, देखो ये चीज है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सक्शन। ठीक है, फिर देन कंप्रेशन, देन एक्सपेंशन, देन एग्जॉस्ट। ठीक है, assuming it to be all uniform, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आ रही है कि दिस इज व्हाट, सक्शन। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इससे लिख लेता हूँ, दिस इज सक्शन। आई थिंक नीचे बॉटम पार्ट आपको विजिबल होगा, है सक्शन, फिर व्हाट कंप्रेशन, फिर देन ये आपका एक्सपेंशन, फिर देन आपका लास्ट एग्जॉस्ट।
ठीक है, ये चीज। हाँ, चलो, आई थिंक डायग्राम सबको क्लियर होना चाहिए। देखो, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम बना है, विद फ्लाईव्हील बना है कि विदाउट फ्लाईव्हील बना है? ये जो आपका बेसिकली टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाया गया है, तो विद द कंसिडरेशन ऑफ फ्लाईव्हील और विदाउट कंसिडरिंग फ्लाईव्हील? विदाउट फ्लाईव्हील, विदाउट फ्लाईव्हील। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये टॉर्क मोमेंट जो है बेसिकली हम विद द कंसिडरेशन ऑफ फ्लाईव्हील भी कंसिडर कर सकते हैं, बट हमने फ्लाईव्हील कंसिडरेशन नहीं किया, तभी आपको ये फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। और ये फ्लक्चुएशंस को ही तो हमें स्मूथ आउट करना है, इन्हीं फ्लक्चुएशंस को तो हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, यही हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि दिस इज योर, लेट्स सपोज दिस इज थीटा, ये जो आपका एक्सिस है दिस इज थीटा है। थीटा व्हाट? क्रैंक रोटेशन। क्रैंक रोटेशन, क्रैंक रोटेशन। अब आप देखो, ये जो है इसको लिख देते हैं विदाउट फ्लाईव्हील। विदाउट फ्लाईव्हील, ठीक है, ये चीज। अब क्या है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है इसकी एक मीन टॉर्क की। देखो यहाँ पे हम एक चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, द मीन टॉर्क। मीन टॉर्क इज बेसिकली दैट टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू रन द इंजन। मतलब एक बेसिक आपका एक टॉर्क रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोले टी मीन, एक एवरेज टॉर्क बेसिकली, जो कि रिक्वायर्ड होगा टू रन द इंजन। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है पूरे ग्राफ में, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इस सिस्टम के साथ हम अपना ऑटोमोबाइल नहीं चला सकते, बिकॉज इट विल बी वेरी डिसकंफर्टेबल फॉर अस। ठीक है, बहुत ज्यादा डिसकंफर्टेबल होगा, पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात है डिसकंफर्टेबल छोड़ो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि आपका सिस्टम चला, फिर देन जर्क आया, जैसे पावर स्ट्रोक आया, जर्क आया, फिर आपका स्टॉप हो गया, फिर जर्क आया, फिर स्टॉप हो गया। ठीक है, तो वो चीज है, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? एक मीन टॉर्क चाहिए। लेट सपोज उस मीन टॉर्क के हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। लेट सपोज दिस इज द मीन टॉर्क which we require to run the engine, to run the engine। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ये चीज, तो दिस इज अवर टी मीन। रिक्वायर्ड द टी मीन। ठीक है, ये चीज, ये बात क्लियर है सबको? अब बेसिकली एक चीज बताओ, देखो ये जो टी मीन टॉर्क होगा ना, अच्छा, टॉर्क थीटा, आपको बेसिकली वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, वर्क डन विल बी व्हाट? वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि इट इज व्हाट, द इंटीग्रेशन ऑफ टी डी थीटा, है ना, वो हमारा वर्क डन हो जाएगा। मीन टॉर्क का मतलब आपको यहाँ पे समझना है कि इट इज दैट रिक्वायर्ड टॉर्क विच इज यूज्ड टू रन द इंजन। ठीक है, मतलब ये एक मीन टॉर्क है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारा इंजन चल सके। ठीक है, जस्ट टू रन द इंजन। ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। अब आप एक बात समझना, देखो ये जो एक्स्ट्रा पावर है, ये चीज समझ आप, दिस वन, this excess power, this extra excess power will be stored by the flywheel. This excess power, this excess power will be stored by the flywheel and it will be used when there is no power generation। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, कब? जब तीन स्ट्रोक होंगे तब के केस में वो यूटिलाइज हो रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक सर्टेन आपका मीन टॉर्क है, उससे ज्यादा पावर होगा तो आपका इंजन एक्सेलरेट करेगा। अच्छा, एक और चीज समझो यहाँ पे, ये तो वो टॉर्क है जो कि रिक्वायर्ड है टू रन द इंजन। ठीक है, ये वो टॉर्क का रिक्वायरमेंट है जो
इंजन आपका गाड़ी को चलाने के लिए। अब इससे ज्यादा टॉर्क अवेलेबिलिटी होगा तो इट विल एक्सेलरेट ना, इट विल एक्सेलरेट। अगर इससे ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेट, इससे कम हुआ तो इट विल डी एक्सेलरेट, इट विल डी एक्सेलरेट और रिटार्डेशन विल बी देयर, रिटार्डेशन होने वाला। ठीक है, अगर टी मीन टॉर्क से नीचे टॉर्क का बेसिकली आपको सप्लाई हुआ तो टी मीन टॉर्क से ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेट होगा, टी मीन हो रहा है तो मतलब इट मींस आपका गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज जस्ट रिक्वायर्ड टू रन द इंजन। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये चीज समझना है, इससे ज्यादा तो एक्सेलरेशन और इससे कम तो बेसिकली रिटार्डेशन और द डी एक्सेलरेशन वी कैन से। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कुछ पॉइंट्स है जो हमें नोट करने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा ये टी मीन टॉर्क के रिगार्डिंग। ठीक है, मीन टॉर्क के रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। ये जो मीन टॉर्क है इट इज व्हाट, it is used required, it is required to run the engine। It is required to run the engine। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू रन द इंजन। ठीक है, करेक्ट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि इट इज रिक्वायर्ड टू रन द इंजन, इससे ऊपर हुआ तो हमने जैसा भी बोला कि एक्सेलरेट करेगा, नीचे हुआ तो रिटार्ड मतलब डी एक्सेलरेशन करेगा। ठीक है, अब आपको समझना कि अच्छा देखो एक क्वेश्चन आपसे, जैसे फ्लाईव्हील की हम बात करें, फ्लाईव्हील फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करा रहा है। क्यों फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कराने की हमें जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको पावर एक स्ट्रोक में मिल रहा है, बाकी चार तीन स्ट्रोक में तो कुछ मिल नहीं रहा है। ये तो एक सिलेंडर की कहानी है। तो फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आपका ऐसा नॉन यूनिफॉर्म पावर मिल रहा है आपको। तो जो इनपुट है पावर का बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म है, तो फ्लाईव्हील का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक एक्स्ट्रा चीज आप सिस्टम में ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है और एक एक्स्ट्रा वेट आप कैरी कर रहे हो सिस्टम में। क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे मैं फ्लाईव्हील की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं रिड्यूस कर पाऊँ? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं फ्लाईव्हील की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस कर सकूं? बताओ, इज देयर इज एनी वे? कोई ऐसा वे है जिससे हम फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सके, ऐसा कुछ? इंक्रीजिंग पावर स्ट्रोक्स, हाउ? yes exactly, more cylinders will be there, more power strokes will be there। मतलब आपके मल्टी सिलेंडर इंजन इन टोटल कहने का मतलब है, अगर मल्टी सिलेंडर इंजन यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका एक सिलेंडर में एक्सपेंशन मिल रहा होगा तो किसी में दूसरे में बाद में मिल रहा होगा, मतलब देर विल बी मोर पावर स्ट्रोक्स। तो जितने ज्यादा पावर स्ट्रोक्स होंगे उतना ज्यादा यूनिफॉर्मिटी मिलेगा आपको। ठीक है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में आपका क्या है, फ्लाईव्हील की जो रिक्वायरमेंट हो जाती है वो कम इसलिए हो जाती है बिकॉज वहां पे आपको जो पावर मिल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि यूनिफॉर्म है, बट बेसिकली देर विल बी मोर यूनिफॉर्मिटी एज कम्पेयर टू सिंगल सिलेंडर इंजन। रिलेटिवली हम चीजों को चेक कर कंपेयर कर, सिंपल सी बात है ना, अगर आपके सिलेंडर्स बहुत ज्यादा है, मल्टी सिलेंडर इंजन है, टू सिलेंडर इंजन, थ्री सिलेंडर इंजन, तो वहां पे आपको हर अल्टरनेट स्ट्रोक्स में पावर मिल रहा है। चार में क्या है, चार होंगे तो चार में एक बार मिल रहा है, दो सिलेंडर हुए तो दो में एक बार मिल सकता है, तीन हुए तो आपको हर एक के बाद आपको बेसिकली पावर स्ट्रोक मिल सकता है। तो देयर विल बी मोर यूनिफॉर्मिटी इन केस ऑफ व्हाट द मोर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी है कि जो आपका फ्लाईव्हील का जो रिक्वायरमेंट है वो किस में कम होने वाला है, सिंगल सिलेंडर इंजन में, मल्टी सिलेंडर इंजन में। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, मल्टी सिलेंडर इंजन में बेसिकली फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट कम। ठीक है, ये बात समझना है। कई बार इसमें पता है कंफ्यूजन जस्ट मतलब सिली सी बात है, बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक वाली बात होगी अगर आप इसे को सिंगल सिलेंडर इंजन कर दो। क्योंकि हमें माइंड में क्या है, फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट कम कम कब, जब एक सिलेंडर लगाओ, ज्यादा सिलेंडर तो फ्लाईव्हील का ज्यादा रिक्वायरमेंट
ये कई बार गलत कंसेप्ट मन में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये आपको चीज सही करनी, करेक्ट, कि मल्टी सिलेंडर इंजन होगा तो आपको तो पावर जो मिल रही है वो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता रहेगा। सिंगल सिलेंडर रहेगा तो 4 में एक बार मिल रहा है, सिंगल सिलेंडर रहेगा तो 4 स्ट्रोक्स में एक बार मिल रहा है। मल्टी सिलेंडर रहेगा तो पावर जो स्ट्रोक मिल रहा है वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली आपको मिलता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है मल्टी सिलेंडर इंजन में फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू व्हाट सिंगल सिलेंडर इंजन, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, मतलब ये बेसिक बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ऐसा बोल देता है कि लार्जर फ्लाईव्हील इज यूज्ड इन केस ऑफ सिंगल सिलेंडर इंजन एंड इन केस ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन स्मॉलर फ्लाईव्हील विल बी यूज्ड, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं कि फ्लाईव्हील लगाएंगे ही नहीं, फ्लाईव्हील जो होगा वो तो यूज होगा, बट इट विल बी यूज, बट उसका जो साइज है, जो उसका साइज है इट विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, इट विल गेट रिड्यूस्ड। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील बोला है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फ्लाईव्हील का साइज रिड्यूस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉलर फ्लाईव्हील विल बी यूज्ड इन केस ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है, क्योंकि मल्टी सिलेंडर इंजन तो लेस फ्लक्चुएशंस विल अकर, ठीक है। तो ये चीज आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू रन द इंजन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन द वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन बाय द इंजन, work done by the engine, work done by the engine must be work done by the engine must be at least equal to the work required to overcome the load, to overcome the load, to overcome the load, which is called mean resisting torque, ठीक है। मीन रजिस्टिंग टॉर्क का भी मतलब वही चीज है, देखो मीन रजिस्टिंग टॉर्क तो एक जो सडन अमाउंट है, मतलब इंजन को इतना वर्क करना ही पड़ेगा कि वो इस मीन रजिस्टिंग टॉर्क के बराबर हो एटलीस्ट, ठीक है। ये बात समझना कि फॉर ई साइकिल ऑफ ऑपरेशन द वर्क डन बाय द इंजन मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द लोड, ठीक है। लोड जो है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब इंजन एटलीस्ट इतना वर्क तो करे कि वो अपने लोड को ओवरकम कर सके, नहीं कर पाएगा ओवरकम, इट मींस वो ग्रेजुअली डीएक्सेलरेट होकर रिटार्ड होकर रुक जाएगा फिर, ठीक है। उसके बराबर करेगा इट मींस वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, उससे ज्यादा करेगा तो एक्सेलरेट करते हुए जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो एक बेसिकली हमने यहाँ पे जो क्राइटेरिया बनाया मीन टॉर्क का, तो ये एक मीन रजिस्टिंग टॉर्क है, मतलब इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस पर्टिकुलर वैल्यू, अगर इसी के इक्वल है तो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, बट इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये आपका मीन रजिस्टिंग टॉर्क का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो वो चीज है, हमारा फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो हमें एक मीन रजिस्टिंग टॉर्क हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ इससे ऊपर ही हमें चाहिए, ठीक है, इससे नीचे तो नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नीचे हुआ तो डीएक्सेलरेशन और द रिटार्डेशन विल अकर, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। तो अगर मीन रजिस्टिंग टॉर्क से ज्यादा तो एक्सेलरेशन, नीचे तो रिटार्डेशन, ठीक है, वो सब लिखने का जरूरत नहीं, आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। तो क्या है इसके बाद यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये चीज इतना क्लियर है। तो इसी के बाद यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखेंगे, देखो जो एरिया है यहाँ पे, नेक्स्ट व्हाट, ठीक है, जो एरिया है, एरिया ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम,
टर्निंग मोमेंट डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम represents what? The work done, represents the work done represents the work done during the cycle, during the cycle of operation. ठीक है, जो डायग्राम बना है वो एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए बना है, ठीक है, और वो हर साइकिल में ऐसा ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल, ऐसा लिख लिया था, फॉर पर्टिकुलर साइकिल, किसी एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए हमने बनाया, फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल, ठीक है, द वर्क डन ड्यूरिंग दैट साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है आपका कि जो वर्क है, हम ऐसा लिखेंगे, देखो इसको वी विल राइट इट लाइक दिस, कि जो वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है, पर साइकिल, ठीक, पर साइकिल, क्योंकि एक साइकिल की बात हो रही है तो हम पर साइकिल लिख रहे हैं, एरिया अंडर, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको हमेशा आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। एरिया अंडर व्हाट? टी थीटा डायग्राम, टी थीटा डायग्राम, ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी, इसको आगे हम अभी न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। ये चीज वर्क डन पर साइकिल व्हाट की एरिया अंडर द टी थीटा डायग्राम। अब हमें पता है फोर स्ट्रोक के केस में ऐसा है, अब वो कुछ भी हाइपोथेटिकल डायग्राम दे सकते हैं। टी थीटा डायग्राम है, मतलब एक तरफ आपका टर्निंग मोमेंट है, दूसरी तरफ आपका व्हाट, आपका क्रैंक रोटेशन है, तो कोई भी हाइपोथेटिकल डायग्राम दिया है, तो उस हाइपोथेटिकल डायग्राम का जो भी आप एरिया निकालोगे वो बेसिकली क्या हो जाएगा? वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये तो हमने जस्ट एक आईसी इंजन के लिए बनाया, इट इज व्हाट, इट इज फॉर आईसी इंजन, ठीक है, ये हमने किसके लिए बनाया? आईसी इंजन के लिए, फॉर आईसी इंजन। तो कल न्यूमेरिकल आपको कोई दिया जाए उसमें कोई भी हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है। एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर साइकिल, ठीक है, करेक्ट ये बात, ठीक है। चलो यहाँ पे इसके बाद ना ये पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है, फॉर द सिंगल सिलेंडर, इन सिंगल सिलेंडर इंजन, इन सिंगल सिलेंडर इंजन, ठीक है, larger flywheel will be required, larger flywheel will be required, will be required, ठीक है। in multi cylinder engine, in multi cylinder engine what? Smaller flywheel will be required, smaller flywheel will be required, ठीक है। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में एक्चुअली हुआ क्या? इन मल्टी सिलेंडर इंजन क्या होने वाला है? फ्लक्चुएशंस विल बी लेस, फ्लक्चुएशंस विल बी लेस, तो साइज ऑफ फ्लाईव्हील
साइज ऑफ फ्लाईव्हील या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील गेट रिड्यूस। तो साइज ऑफ फ्लाईव्हील रिक्वायरमेंट बात एक ही है, साइज ऑफ फ्लाईव्हील, तो साइज ऑफ फ्लाईव्हील विल गेट रिड्यूस। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लोगे। तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पे कि हर एक साइकिल में, फॉर ई साइकिल ऑफ ऑपरेशन, मतलब हर साइकिल ऑफ ऑपरेशन के लिए, मतलब वर्क डन बाय द इंजन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो मीन रेजिस्टिंग टॉर्क से ऊपर हो या उसके बराबर हो। ठीक है, मीन रेजिस्टिंग टॉर्क बेसिकली हमने क्या डिफाइन किया है कि यार एक वो टॉर्क लेवल जितना इंजन को प्रोड्यूस करना ही चाहिए ऑल टाइम, ऑल टाइम पूरी साइकिल में इतना तो प्रोड्यूस करना ही चाहिए सो दैट आपका इंजन प्रॉपरली रन कर पाए। ठीक है, तो मीन टॉर्क बेसिकली एक कंसेप्ट है कि एक एवरेज आपने टॉर्क निकाल लिया, यार इतना टॉर्क तो मिलना ही चाहिए मुझे ताकि मेरा क्या है, इंजन जो गाड़ी है वो चल सके। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, समझ में आई बात है कि मीन टॉर्क बेसिकली वो टॉर्क का रिक्वायरमेंट है कि इतना मुझे मिलेगा तब आपका गाड़ी जो है बिल्कुल प्रॉपरली चलता रहेगा। ज्यादा मिला तो एक्सेलरेट करेगा, कम मिला तो डी एक्सेलरेट करेगा। करेक्ट? ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट इसमें आप नोट करोगे पॉइंट की, ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्लाईव्हील की ना, तो फ्लाईव्हील तो माउंटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट, ये तो हमें पता ही है। तो फ्लाईव्हील के बारे में यहाँ पे लिखेंगे बाकी। फ्लाईव्हील stores excess energy. Flywheel stores what? The excess energy when the work done. When the work done by the engine. The work done by the engine, by the engine is more than, is more than the requirement. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो चेक करनी है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, मोर देन द रिक्वायरमेंट। करेक्ट? तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी कि क्या बोला जा रहा है कि फ्लाईव्हील क्या कर रहा है, एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर रहा है कि जब आपका इंजन का वर्क डन जो है वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। रिक्वायरमेंट क्या डिफाइन किया हमने यहाँ पे, जस्ट डिफाइन रिक्वायरमेंट क्या आपका, मीन रजिस्टिंग टॉर्क। ये चीज है आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये आपका मीन रजिस्टिंग टॉर्क की हम बात कर रहे हैं कि ये आपका रिक्वायरमेंट। एंड रिलीजेस, and releases what? Releases it back, releases it back when needed. Needed कब होगा? जब ये मीन रजिस्टिंग टॉर्क से कम प्रोड्यूस कर रहा होगा, needed by the engine। ठीक है, तो इतना बेसिक आपको आई थिंक शायद क्लियर हो गया था। तो हम क्या बोले, सिंपली फ्लाईव्हील जस्ट सिंपली रिड्यूसेस द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड बिकॉज ऑफ व्हाट? किसकी वजह से फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड? बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द टॉर्क या इंजन टर्निंग मोमेंट। ठीक है, ये बात आपको समझनी। फाइनली जो लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फ्लाईव्हील सिंपली रिड्यूसेस। ठीक है, फ्लाईव्हील simply reduces, flywheel simply reduces the fluctuation, fluctuation of what? Fluctuation of speed, speed caused or due to or because of what? By the fluctuation in
fluctuation of engine turning moment. इंजन टर्निंग मोमेंट, ठीक है, इंजन टर्निंग मोमेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग each cycle of operation, during each cycle of operation, during each cycle of operation. करेक्ट, ये बात सही। कई बार अगर ऐसा लिखा है कि फ्लाईव्हील मेंटेन्स द कांस्टेंट स्पीड, इट इज रॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन में लिखा हो सकता है कि फ्लाईव्हील मेंटेन्स द कांस्टेंट स्पीड, ये चीज गलत है, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना कभी। तो एमएसक्यू ना, देखो कंसेप्ट का डिटेलिंग सीखने का फायदा ये होता है कि जो आपके कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो आप इजिली कर लेते हो, ठीक है, फॉर्मूला याद करके आप कभी कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। तो ये इतना बेसिक ओवरव्यू जो हमने अभी फ्लाईव्हील का देखा, बेसिकली ये रिक्वायर्ड था एक जस्ट टू जस्ट टू अटेंड व्हाट द, जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको आप क्लियरली अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। आप अटेम्प्ट तभी कर पाओगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जब आपका एक बेसिक क्लियर रिगार्डिंग द फ्लाईव्हील की क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या बेसिक वो हमारा हमें क्या मिल क्या रहा है, वो फ्लाईव्हील जो है बेसिकली वो प्रोवाइड क्या कर रहा है हमें, ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट ये याद रखना है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, कांस्टेंट पावर है तो उसको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में चाहिए तो फ्लाईव्हील काम करे, डिसकंटिन्यूअस इनपुट है और आपको कॉन्टिन्यूअस चाहिए व्हाट आउटपुट में, तो फ्लाईव्हील यूज करेंगे। तो वो चीज है, कांस्टेंट को डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स पंचेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये चीज आपको सोचना। तो ठीक है, फाइनली, अच्छा यहाँ पे हमने वर्क डन से रिलेटेड कुछ लिखा था। हाँ, वर्क डन पर साइकिल इज व्हाट द एरिया अंडर द टी थीटा डायग्राम, ठीक है। सिमिलर वे में हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, व्हाट वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल, ठीक, वर्क डन पर साइकिल विल बी व्हाट, work done per cycle will be just integration of 0 to theta t d theta, ठीक है। This will be your formula for the work done per cycle, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बेसिकली जो कर्व बना है ना, फोर स्ट्रोक साइकिल में जो कर्व बना, ऐसी कोई साइकिल होगी उसका कर्व होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 0 से थीटा जितना भी आपका साइकिल में जितना भी रोटेशन हो रहा है फॉर वन साइकिल, जितना भी आपका थीटा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यूज कर लोगे, ठीक है। तो वर्क डन पर साइकिल, तो थीटा बेसिकली यहाँ पे जो हम रखेंगे वो बेसिकली आपका क्या होने वाला है, एक टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड आफ्टर विच साइकिल रिपीट्स। ये चीज आपको याद रखनी, जो थीटा की हम जो बात कर रहे हैं ना, वो क्या है आपका, वो टाइम पीरियड है। जैसे आपका फोर स्ट्रोक साइकिल, आपको पता है कि यार 0 से 4 पाई हुआ, 2 रिवॉल्यूशन, अगेन आपका साइकिल रिपीट कर, मतलब 4 स्ट्रोक हुए ना, सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, देन अगेन सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो आफ्टर फोर स्ट्रोक्स साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो ड्यूरिंग वन साइकिल कितना थीटा बन रहा है, कितना रोटेशन हो रहा है, क्रैंक रोटेशन, वो चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली लिख लेते हैं हम इसको भी यहाँ पे कि जो थीटा बोला गया, इट इज व्हाट, इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच आफ्टर विच साइकिल रिपीट itself, cycle repeats itself,
ये चीज करेक्ट है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन पर साइकिल आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे? देखो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? वर्क डन पर साइकिल, it will be what? It is the mean resisting torque multiplied by what? Time period. ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट? क्योंकि आप एक चीज देखो, ये जो मीन लिखा है ये बेसिकली क्या है? ये मीन की जो बात हुई है ये आया कहां से? यार ये जो मीन के अंडर जितना एरिया होगा ना, उतना ही आपका पूरे साइकिल में जो कर्व बन रहा है ना एक्चुअल में, उसी के बराबर होने वाला है। फ्लाईव्हील होने से आपका कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दिया नहीं जा रहा है, ना ही कोई सब्ट्रैक्शन है, ना ही एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, एनर्जी विल रिमेन सेम। बस फ्लाईव्हील लगाने से आपका बेसिकली मीन टॉर्क आपको एक मिल रहा है, वो वाली बात है जस्ट। ठीक है, तो जब आप वर्क डन पर साइकिल निकालोगे, इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, मीन टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय दैट व्हाट, द टाइम पीरियड। ठीक है, दिस इज द मीन टॉर्क। ठीक, दिस इज योर मीन टॉर्क। तो फाइनली इसको देखो, मीन टॉर्क निकालने का तरीका क्या होगा कभी भी आपके पास? वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय व्हाट, द टाइम पीरियड। डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, अगेन ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलेस का हम यूज देखेंगे अभी आगे, बट ये फॉर्मूलेस आपको अच्छे से क्लियरली याद होने चाहिए। ठीक है, करेक्ट? यहाँ तक चीजें क्लियर है? बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है ना? तो मेन रजिस्टिंग टॉर्क के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि हम बोल क्या रहे हैं। कि यार एक साइकिल ऑफ ऑपरेशन में वर्क डन जो है वो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि वो ओवरकम कर पाए कि मीन रजिस्टिंग टॉर्क हो। मीन रजिस्टिंग टॉर्क बेसिकली वो टॉर्क होगा जिसको अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपका इंजन प्रॉपर्ली रन कर रहा है। ठीक है, ये चीज है ना? तो ऑब्वियसली बात है, मीन रेस्टिंग टॉर्क आपका प्रोवाइड है, मतलब मीन रेस्टिंग टॉर्क जो है इनटू मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड, मतलब जितना भी आपका 0 से 4 पाई, मतलब पूरे जो जितने 4 स्ट्रोक है वो कंप्लीट होने में 4 पाई लगता है। ठीक है, तो वो चीज हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कि यार इस पूरे टाइम पीरियड में आपका जितना भी आपका रोटेशन, जितना भी आपका टाइम पीरियड है किसी भी साइकिल में, तो उसमें जो एक मीन टॉर्क है उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वर्क डन आपका मिल जाएगा पर साइकिल। और एक्चुअल डायग्राम से जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो भी सेम मिलेगा, है ना? क्योंकि आपने फ्लाईव्हील लगाया तो आपको एक बेसिकली एक यूनिफॉर्म टॉर्क मिला। ठीक है, तो वो कंसेप्ट के बेसिस पर हमने वो फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कि वर्क डन जो है बेसिकली इट विल बी इक्वल, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है आपके पास, दिस इज द जनरल। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला। ठीक है, एंड इट विल बी यूज ओनली व्हेन जब आपके पास या तो मीन टॉर्क हो, ठीक है, या फिर आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल है। अगर आपके पास वर्क डन पर साइकिल का वैल्यू अवेलेबल है तो आप मीन टॉर्क निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग द टाइम पीरियड। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द टाइम पीरियड आप इजीली ये चीज निकाल सकते हो। करेक्ट? बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसके बाद ना कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ गया। ठीक है, ये सब आ गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गया। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ गया। ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इन चीजों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स।
इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सबसे पहला जो पैरामीटर हमारे पास इंपॉर्टेंट वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है, ये चीज, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एस, लाइक दिस, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फॉर्मूले में क्या है, सी एस इज व्हाट, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, द एवरेज वन, ठीक है। अच्छा आरपीएम के टर्म्स में लिखो चाहे रेडियन पर सेकंड के टर्म्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। ओमेगा इज व्हाट 2 पाई n/60 ना, तो ओमेगा मैक्स, ओमेगा मिनिमम, ठीक है, और नीचे आ जाएगा ओमेगा एवरेज, ठीक है। दिस, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ओमेगा के टर्म्स में लिखो चाहे इनके टर्म्स में लिखो, बात एक ही, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है। देखो इस केस में क्या है, सेम फॉर्मूला लिखने का तरीका सिंपल सेम है, जैसे आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड लिखा, यहाँ आ जाएगा सीई, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सीई से, करेक्ट। तो सीई विल बी व्हाट, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई एवरेज, या ई मीन लिखो चाहे एवरेज लिखो, एक ही बात है, ठीक है, करेक्ट, ये चीज। तो ये हो गया आपका बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है। चलो ये जो, अच्छा ई मीन, देखो एक चीज याद रखो, जो आपने ई मीन की बात कर रहे हो ना, इट इज व्हाट, इट इज द वर्क डन पर सेकंड ओनली, ठीक है, ये क्या आपका एक वर्क डन पर साइकिल, ठीक है, वही चीज है। ई मैक्स और ई मिनिमम क्या, इट इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन, मिनिमम एनर्जी इज व्हाट, द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है, वो चीज है ना। जैसे आपका ओमेगा मैक्स है तो काइनेटिक एनर्जी जो आप लिखोगे ओमेगा मैक्स का करस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा, और ओमेगा मिनिमम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लिखोगे तो वो मिनिमम एनर्जी होगा, ठीक है। एंड देयर विल बी सम एवरेज ओमेगा, मीन ओमेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो ई मीन होगा। बट वही ई मीन बेसिकली आपका क्या है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट पर साइकिल बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इट इज व्हाट, इट इज द जस्ट डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो डेल्टा ई बेसिकली, इट इज व्हाट, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम जैसे मैंने बोला एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन,
मिनिमम कौन सा, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो चाहो इसको आप लिख भी लो। ठीक है, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, करेक्ट। तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कैसे हम लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, ये तो आपका डेल्टा ई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई इज व्हाट, द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मैक्सिमम की बात है तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन विल बी कंसीडर्ड, ठीक है, माइनस हाफ आई ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली डेल्टा ई, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ से आई बाई टू कॉमन ले लिया, ठीक है। आई आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लिखते हो, ट्रांसलेशन के केस में, रोटेशन के केस में हम क्या लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मास विल बी चेंज टू व्हाट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशन। ये चीज आपको पता होना चाहिए, मैकेनिक्स पार्ट है जस्ट, कि मास आप ट्रांसलेशन के केस में कंसीडर करते हैं। इन केस ऑफ रोटेशन वी कंसीडर एज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी वहां पे लीनियर, यहाँ पे क्या एंगुलर, ठीक। जस्ट वही फॉर्मूला सिमिलर है, जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, आई अल्फा मास, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन के बीच में जो फॉर्मुलेज का डिफरेंस है, वो आपको इतना थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओमेगा मैक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। बस वही चीज को आपको यूज करना, डेल्टा ई इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम, ठीक है। ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिनिमम, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले को हमने जस्ट ओपन अप कर दिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, करेक्ट। अब इसमें अगर हम जस्ट मल्टीप्लाई कर दें क्या, देखो इसमें अगर हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा ऑफ एवरेज से, ये जिसको मीन बोल रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इससे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है आपने, तो आपको एक चीज यहाँ पे प्रीवियस फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, ये वाला, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय एवरेज। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज, ये चीज नजर आ रही है साफ साफ, हाँ, ये चीज नजर आ रही होगी, ये पर्टिकुलर चीज आपको नजर आ रही होगी, है ना। जैसे तो ये क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बेसिकली, ठीक है। तो वी विल राइट इट एज, जो है आपका डेल्टा ई, इट विल बिकम, दिस इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये बन गया आपका सी एस, और दूसरा टर्म बचा क्या आपका,
आपका बचा है ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम, ठीक है। ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम, ठीक है, ये चीज बच रही है। अब ये चीज जो बच रही है, आप एक चीज देखोगे अगेन फिर से, ये जो चीज है इसको क्या बोल सकते हैं, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, इट इज व्हाट, इज द एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ रोटेशन, है ना। हाँ अच्छा, यस यस, करेक्ट करेक्ट, सूर्य प्रकाश, यस यस, एवरेज, हाँ ये एक हमारा एवरेज बचा हुआ है, दिस वन, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं, दिस इज अवर ओमेगा एवरेज, ये एक बच गया हमारा। तो ये भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा अब कि ये भी आपको एवरेज है, तो बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इट विल व्हाट, स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपको इतना तो पता होगा कि यार ओमेगा एवरेज लिखने का तरीका तो यही है ना, कि इसका एवरेज मीन निकालना है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, इस तरीके से, करेक्ट। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा, इट विल बी व्हाट, डेल्टा ई इक्वल्स टू व्हाट, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ठीक है। ओमेगा व्हाट, ओमेगा एवरेज, ठीक है, या जिसको आप मीन बोलना चाहो मीन बोलो, एवरेज बोलना चाहो एवरेज बोलो, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्क्वायर सी एस, ठीक है। बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड न्यूमेरिकल से आप देखोगे गेट में तो बहुत कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में। गेट में क्या, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे आपका गेट हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, जो फॉर्मुलेज होते हैं हमारे, आप हमेशा नोटिस करते हो ये चीज कि यार जैसे आप लिखना चाह रहे हो, लेट्स सपोज कि भाई पावर लिखना है, पावर लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखता हूँ, टॉर्क इनटू ओमेगा, करेक्ट है, ये चीज लिखते हैं ना। तो क्या होता है, ये बेसिकली जो आप पावर निकालते हो, तो टॉर्क जो है ना यहाँ पे, इट इज द मीन टॉर्क, एवरेज टॉर्क, बेसिकली वही चीज यूज करते हो। तो पावर भी जो मिल रही है आपको, वो बेसिकली एवरेज पावर और मीन पावर मिल रही होती है, ठीक है, ये चीज। तो हमेशा याद रखना, जनरली फॉर्मुलेज आप देखोगे, अगेन फ्लूइड में भी ये चीज डिस्कस किया था, तो हम हमेशा एवरेज वैल्यूज कंसिडर करते हैं इनमें, किसमें, फॉर्मुलेज में, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम जहाँ होगा स्पेसिफिकली वो आपको अलग से लिखा होगा, बट यहाँ पे आप देखोगे जितने भी जनरली फॉर्मुलेज होते हैं हमारे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम एवरेज चीजें ही यूज कर रहे होते हैं, एवरेज पैरामीटर्स ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। तो जब पावर निकालोगे तो आप टॉर्क जो होगा ना आपका, इट इज द मीन टॉर्क, ठीक है, ये चीज। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आपको। बस इसके बाद हमें जो सॉल्व करना है वो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था फ्लाईव्हील से रिलेटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ हम न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे, जो न्यूमेरिकल हमें मोस्टली चीजें यूज करनी है, ये डायग्राम रिलेटेड चीज, वो हमारा न्यूमेरिकल से चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका फ्लाईव्हील का आई थिंक शायद क्लियर हो गया होगा, यस और नो। फ्लाईव्हील का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, क्योंकि नेक्स्ट इसमें हमें जस्ट न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है, ठीक है। जो प्रीवियसली गेट और ईएसीज में मल्टी सिलेंडर वाले क्वेश्चंस करेंगे हम एक्स्ट्रा और, ठीक है। बट बेसिक ओवरव्यू आई थिंक शायद क्लियर हो गया होगा सबका, यस और नो, ठीक है, यस और नो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आई थिंक शायद सबका क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो फिर then, है ना। तो आज इसको आज एंड करते हैं, कल हम बेसिकली फ्लाईव्हील के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सारे जो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जितने भी आए होंगे अभी तक के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, है ना। कल मिलते हैं फिर।